यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। 13 जिलों में आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 7वें चरण में 13 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 49 दिनों तक चले प्रचार में सीएम योगी रहे नंबर 1। सीएम योगी ने की सबसे ज्यादा रैली। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की प्रियंका गांधी। नतीजों से पहले सियासी दलों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। 4 जून के आगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, सभी की नजरें नतीजों पर टिकी। राजधानी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले धरे गए बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। कानपुर के गुजैनी में मामूली विवाद के बाद फायरिंग पथराव। बर्रा 8 में खुलेआम फायरिंग पथराव का वीडियो हुआ कैद। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार। गर्मी की चपेट में आने से गाजीपुर में 7 लोगों की मौत। सुल्तानपुर और लखनऊ में भी हीट स्ट्रोक से गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत अमेठी से करते हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। ट्रेलर की चपेट में आने से 6 से अधिक गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। ट्रेलर की चपेट में आने से 6 से अधिक गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। कार की चपेट में आने से परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। घटना में घायल कई लोगों का इलाज जारी। कमरौली थाने के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का मामला। हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोक संवेदना की व्यक्त। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। घायलों के समुचित उपचार के भी दिए निर्देश। खबर अमेठी से, जहां पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। ट्रेलर की चपेट में आने से 6 से अधिक गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। कार की चपेट में आने से परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। घटना में घायल कई लोगों का इलाज जारी। कमरौली थाने के लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का पूरा मामला सामने आ रहा है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। वहीं 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की नजर। लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पोलिंग बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं पोलिंग पार्टियां। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो कल अंतिम चरण का मतदान होना है। किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो इन 13 सीटों पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान कल होना है और पोलिंग पार्टियां सभी जो है जिला मुख्यालय से अपने बूथों की तरफ जो है रवाना हो चुकी हैं और वो वहां तक पहुंचने के बाद अपनी पूरी तैयारी के साथ कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि टाइमिंग में बदलाव किया गया, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है ये तीसरे ही चरण में बदलाव कर दिया गया था कि पहले 5 बजे तक मतदान होता था, लेकिन जो है गर्मी को देखते हुए 1 घंटे बढ़ाया गया कि नहीं 6 बजे तक मतदान होना चाहिए। अब 6 बजे से पहले जो भी पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएगा मतदाता तो वोट डाल के ही आएगा, ऐसी सुविधाएं भी की गई हैं।
तो ये पोलिंग पार्टियां जो रवाना हो गई पूरी तैयारी के साथ, जो पीठासीन अधिकारी हैं ईवीएम के साथ अपने पूरी तैयारी के साथ वो पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। जिला मुख्यालय जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जो है जो प्रशिक्षण दिया गया, जो लोगों को बताया गया कैसे मतदान होगा, उसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। इसलिए इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया था जिला मुख्यालयों पे कि इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह से जो है मतदान होगा। ईवीएम और वीवीपैट की पूरी जानकारी दी गई थी और मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े इसके लिए भी जिला निर्वाचन आयोग ने कई तैयारियों निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पे जो है काम करना शुरू किया था। अब जो मतदान होगा, अंतिम चरण का मतदान है, उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पे मतदान है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल फाइनल जो है मतदान हो जाएगा, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। जो है कौन प्रत्याशी जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो मतदान की तैयारी है, मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी अधिकारियों को लगाया गया है। निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश भी है कि पोलिंग बूथों पे जो अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतदाता कर्मी हैं, इन सभी लोगों को जो है पूरी प्रशिक्षण के साथ पूरी जानकारी के साथ भेजा जाए। बिल्कुल कौशलेंद्र, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से कल अंतिम चरण का जो मतदान है वो बाकी है, तो उसको लेकर के कई तरह के जो विशेष इंतजाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकी डे, चंदौली से संवाददाता अश्विनी मिश्रा और सोनभद्र से संवाददाता अरविंद दुबे भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता विकी डे का। विकी, देखा जाए तो वाराणसी काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से जो है प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने अजय रॉय हैं। तो कैसा क्या माहौल जो है वो वाराणसी में देखने को मिल रहा है? चुनावी समीकरण की बात की जाए तो कैसा चुनावी समीकरण देखने को मिल रहा है? सारी पोलिंग पार्टियां जो है रवाना कर दी जाएगी जी 11 बजे से लाइव यहाँ से पोलिंग पार्टियां जो है रवाना कर दी जा रही है। और वहीं पे वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे 222 जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और 22 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे सुरक्षा के दृष्टिगत। और वहीं कल सुबह जो है 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। लेकिन बात करें वाराणसी की तो यहाँ से प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बीजेपी से, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जो है अजय राय है। और दोनों ही लगातार तीसरी बार एक दूसरे के आमने सामने है। बात करें समीकरण की, चुनाव की समीकरण की, तो कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक बोर्ड जो एक बहुत अहम रोल रखता है इसमें, तो वो गठबंधन की तरफ पूरी जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि गठबंधन में जो है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सभी जो है वोटों को लुभाने के लिए जनसभाएं की है, नुक्कड़ नाटक की है, जो जन जन यहाँ पहुंच रही है। और वही दूसरी तरफ ओबीसी की पीडीएम पार्टी जिनके साथ गठबंधन है, पल्लवी पटेल, तो वो भी आई थी, जनसभा की थी मुस्लिम इलाके में, उन्होंने भी मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की। तो हालांकि थोड़ी सी संशय है कि इसमें किस तरफ जा रही, कुछ अल्पसंख्यक जो है वहां जा रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ, और कुछ जो है पीडीएम की असुद्दीन ओवैसी आए थे, उन्होंने समा बांधा, तो किधर जाता है। हालांकि ये देखना अहम होगा कि मुस्लिम वोटर इनके साथ होते हैं। फिलहाल बात करें जो महिला, इसमें वाराणसी की बात करें तो जो साइलेंट वोटर कहा जाता है, महिलाएं कुछ कहने से भी चुप रही है, कुछ कहना नहीं चाहती। फिलहाल जो है 1 तारीख को मतदान है और 4 तारीख को देखना अहम होगा कि जनता जो है किसको चुन के लाती है, किसके साथ कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी। और साथ ही वाराणसी देखा जाए तो हाई प्रोफाइल सीट भी कही जा रही है और फिलहाल जनता किसके साथ जाती है ये तो फैसला 4 जून को ही सामने आएगा। हमारे साथ चंदौली से भी संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल मतदान होना है तो उससे पहले क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो चंदौली में देखने को मिल रही हैं? विशेष इंतजाम क्या कुछ चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं? जी, बताना चाहेंगे कि चंदौली संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, 2 विधानसभाएं बनारस की लगती हैं, बनारस जनपद की, 3 विधानसभाएं चंदौली जनपद की है। तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी गई हैं। कुल 1541 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और पोलिंग 1541 बूथों पर चुनाव होना है। इसके लिए सारी तैयारियां हो गई है। हालांकि बीती रात एक वाहन चालक की मौत हो गई थी पानी के अभाव, ठंडे पानी के अभाव में, तो वाहन चालकों ने हंगामा किया था, लेकिन जिला प्रशासन उसको सुलझा लिया है और पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। बहुत विशेष कठिनाई इस समय आ रही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से पोलिंग पार्टियों में लोग अभी भी अपने पार्टियों को खोज रहे हैं, अपने सहयोगियों को खोज रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग बीमार हो गए हैं। तो इसलिए जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था किया हुआ है और माना जा रहा है कि ये चंदौली संसदीय क्षेत्र बनारस से लगा हुआ है, क्योंकि मोदी जी जहां से है
उस जिले से 2 विधानसभाएं चंदौली संसदीय क्षेत्र में है। तो हर तरह से बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि पिछले सपा बसपा के गठबंधन में भी महेंद्र नाथ पांडे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो दूसरी बार जीत हासिल किए थे। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। तो आने वाला 1 जून का मतदान और 4 जून का परिणाम बताएगा कि कौन कितने पानी में है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। एक बार उनका दोबारा से रुख करेंगे। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सातवां और अंतिम चरण है वो बाकी है, तो मतदान प्रतिशत ना प्रभावित हो, क्या इसको लेकर के कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो भीषण गर्मी है, मतदान प्रतिशत हालांकि जो है कई जगहों पे घटा है, कई जगहों पे बढ़ा है, लेकिन फाइनल जो है जो डेटा आया है कहीं ना कहीं वो जो है संतोषजनक रहा है। अब निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मतदान प्रतिशत घटने न पाए उसकी तरफ से जो तैयारी है, देखिए 1 घंटे जो शाम का समय है 5 से 6 के बीच में इतना अगर समय बढ़ गया तो 1 घंटे में काफ़ी मतदान हो सकता है। तो वो तो तैयारी है। ये बाकी जो है पोलिंग बूथों पे पानी से लेके तमाम व्यवस्था की गई है, और जो सुविधाएं हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या चाहे जो है बुजुर्ग हो, अगर उनको जो है आने जाने में दिक्कत हो तो उसकी भी व्यवस्था, अगर वो पोलिंग बूथ से कुछ दूरी तक पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी उनकी व्यवस्था, उनको कैसे मतदान सेंटर तक ले जाया जाए, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। और जो घर घर अपील जो लोगों से किया गया है, निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम प्रचार प्रसार किया गया है कि मतदान जरूर करें। मताधिकार आपका जो है सबसे बड़ा जो है एक लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसमें आपका मतदान बहुत जरूरी है, आपका अधिकार है। तो इसके लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। मतदान प्रतिशत कम न होने पाए, मतदान जितने ज़्यादा होंगे उतने जो है लोगों को फायदा होगा, और उससे जो है कम से कम एक डाटा आएगा कि नहीं, लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो जो तैयारी की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो पूरी तरह से जो है एकदम देखा जाए तो कहीं ना कहीं फायदा भी है और फायदेमंद भी है लोगों के लिए, जिससे लोग जाके मतदान कर सकें। बिल्कुल, और साथ ही मतदान प्रतिशत पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर के भी देखा जाए तो टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे मतदान प्रतिशत पर कोई प्रभाव खासा नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे साथ सोनभद्र से संवाददाता अरविंद दुबे भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपका रुख करना चाहेंगे, सोनभद्र की बात की जाए तो क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? कल मतदान होना है और उससे पहले आज शाम तक जानकारी है कि पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। में पूरी पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ परीक्षक और निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कल ही सभी अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गई है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि 200 मीटर की कोई भी मतदाता अंदर सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास की बात करें तो 4 प्रांतों से घेरा हुआ जिन्होंने कारण यहाँ पर संवेदनशील और असंवेदनशील बूथों की संख्या भी ठीक ठाक है। ऐसे में ऐसे बूथों पर सतर्कता को लेकर के जारी किया गया है। आपको एक बात और बता दें कि सोनभद्र जनपद में 2 विधानसभा ऐसी है जहां मतदान समय से पहले समाप्त करने की बात है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण सोनभद्र पर बिल्कुल, यानी कि अरविंद, देखा जा रहा है तो जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, जिससे कल मतदान जो है वो ठीक तरीके से संपन्न कराया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी रहे नंबर 1। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी का नंबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी का नंबर। राहुल, अखिलेश, मायावती और आकाश आनंद काफी पीछे। एक 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन किए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 159 जनसभाएं की। प्रियंका गांधी ने देश में 108 जनसभाओं में लिया हिस्सा। अखिलेश यादव ने 49 दिनों के दौरान 81 जनसभाएं ही की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो कुछ समय पहले भी एक आंकड़ा सामने आया था जहां पर मुख्यमंत्री भी उस दौरान भी नंबर 1 थे, और उसके बाद अब अंतिम चरण है, चुनाव प्रचार थम चुका है, इसके बाद भी एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर हैं और प्रियंका गांधी नंबर 2 पर हैं, और उसके बाद जितने भी
नेता हैं वो काफी पीछे हैं। तो चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार काफी धुआंधार प्रचार किया है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में धुआंधार प्रचार किया, रोड शो किया, जनसभाएं की, डोर टू डोर कैंपेन किया है। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, चाहे जो भी चुनाव हो, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, जब ये उस समय गोरखपुर के सांसद, तब ये प्रचार प्रसार के लिए स्टार कैंपेनिंग में जुटते थे और लोगों के बीच में जाते थे, प्रचार प्रसार भी करते थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में पहले से ही ये प्रचार कर रहे थे। और अब तो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है, जो लोकप्रियता है इनकी, अन्य राज्यों में जो डिमांड है, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो खुद डिमांड करते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमारे जो है क्षेत्र में जो है जनसभा हो, रोड शो हो, तो वो लोग भी खुद बुलाते हैं कि नहीं, इनका कार्यक्रम लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रपोजल भेजते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरा 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जाके जनसभा और रोड शो किया। तो जब इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए अन्य राज्यों में जाके प्रचार प्रसार करते हैं तो उसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। और जो प्रचार प्रसार करने की जो इनकी जो है जो शैली है, जो भाषा शैली है, वो देखिए चाहे जो भी रहे, जो इनका जो हिंदुत्व का जो चेहरा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई है। चाहे वो जिस मंच पे रहे हो, इन्होंने मुखर होके बोला है। तो वो प्रचार प्रसार करने का जो इनका जो है जो कार्यशैली है, उसके लिए इनकी डिमांड होती है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेके हमेशा मुखर रही है, उसके जो है उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सजग रहे हैं और उसको जो है पूरी तरह से जो है वो अपने जो है जनसभाओं में, अपने रोड शो में ये बात को कहते भी हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो भी काफी बड़ी हुई देखी गई है। और जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जाकर चुनाव प्रचार किया है, इससे बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबर आपको बताते हैं जहां पर 3 IAS और 3 IPS आज होंगे सेवानिवृत्त। ACP ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता आज होंगे सेवानिवृत्त। ACP ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता आज होंगे सेवानिवृत्त। ACP खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह भी आज होंगी सेवानिवृत्त। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आज 3 IAS और 3 IPS के सेवानिवृत्त होने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश, क्योंकि 31 मई का जो है दिन है, तो 6 अफसर जो 3 IAS और 3 IPS हैं। हालांकि इसमें जो है 2 IAS RR हैं और उसके बाद एक IAS जो है वो प्रमोटी हैं, और तो वहीं जो 3 IPS हैं उस तीनों प्रमोटी हैं। PPS से प्रमोशन पाके IPS बने। आज उनका सेवानिवृत्ति का दिन है और 6 इन अधिकारियों के जो पद हैं वो आज खाली हो जाएंगे। हालांकि आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से अभी नियुक्ति तो नहीं हो सकती उन पदों पे, लेकिन आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी उस पे तुरंत जो है जो रिक्त स्थान है उस पे जो है तुरंत नियुक्ति की जाएगी। अब आपको बताएं कि जो IAS अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, इन IAS अफसरों का एक समय में बहुत बड़ा जलवा रहा। अगर महेश गुप्ता की बात करें तो पिछले जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में इनका कद बहुत बड़ा होता था। विभाग में इनकी जो है नियुक्ति जो होती थी वो कहीं न कहीं अच्छे विभागों में ही रही। अगर हम वहीं IAS अनीता सिंह जो ACS औषधि प्रशासन जो हैं, ये आपको बताएं कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय ये मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रमुख सचिव थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव बने, तब इन्होंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव का कार्यभार लिया और लंबे समय तक ये जुड़ी रहीं। तो ये इनके पति भी IPS हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। सुभाष चंद्र, आप जानते होंगे कि कुछ विवाद भी हुआ था अभी पिछले हफ्ते। तो ये सब चीज़ें जो है, जो अफसर हैं जब आज रिटायर हो रहे हैं, अब उन पदों पे नियुक्ति करनी है। निर्वाचन आयोग की तरफ की जो गाइडलाइन के बगैर उनके जो है परमिशन की नियुक्ति की नहीं जा सकती है। तो ऐसे में कल मतदान खत्म हो जाएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, आचार संहिता जब खत्म होगी तो उसके बाद इन पदों पर जल्द ही यूपी सरकार की तरफ से नियुक्ति कर दी जाएगी। जो IPS रिटायर हो रहे हैं
वो भी कहीं ईओडब्ल्यू और जांच एजेंसियों में है, डीआईजी के पद पे हैं, एसपी के पद पे हैं, तो इस पे भी जो है नियुक्ति जल्द ही शासन की तरफ से कर ली जाएगी। बिल्कुल, यानी कि रिजल्ट आने के बाद जो है वो तब नई नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता रहे हैं जहां पर आज 3 आईएएस और 3 आईपीएस अफसर होंगे रिटायर, सेवानिवृत्त हो जाएंगे 3 आईएएस और 3 आईपीएस अफसर। खबर कुशीनगर से, जहां पर संजय निषाद को निषाद समाज से मिला समर्थन। सपा प्रत्याशी को बड़े नेताओं ने दिया अपना समर्थन। सपा प्रत्याशी को बड़े नेताओं ने दिया अपना समर्थन। संजय निषाद पर समाज को धोखा देने का आरोप। संत कबीर नगर प्रत्याशी पप्पू निषाद ने दी जानकारी। निषाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर साधा निशाना। संत कबीर नगर प्रत्याशी पप्पू निषाद ने दी जानकारी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर साधा निशाना। निषाद जाति के बड़े चेहरों ने अजय सिंह को दिया समर्थन। खबर कुशीनगर से, जहां पर संजय निषाद को निषाद समाज से मिला समर्थन। सपा प्रत्याशी को बड़े नेताओं ने दिया अपना समर्थन। संजय निषाद पर समाज को धोखा देने का आरोप। संत कबीर नगर प्रत्याशी पप्पू निषाद ने दी जानकारी। संजय निषाद पर समाज को धोखा देने का लगा आरोप। संत कबीर नगर प्रत्याशी पप्पू निषाद ने दी जानकारी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर साधा निशाना। निषाद जाति के बड़े चेहरों ने अजय सिंह को दिया समर्थन। कुशीनगर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय निषाद को निषाद पार्टी ने दिया समर्थन। सपा प्रत्याशी को बड़े नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। खबर हमीरपुर से, जहां पर महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई आग। महिला ने आग लगाकर की आत्महत्या। खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई आग। परिजन महिला को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत किया घोषित। परिजन महिला को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोकशी करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। गोकशी करने वाले बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 15,000 के इनामी बदमाश सहित 2 अन्य बदमाश हुए गिरफ्तार। घायल बदमाश को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा कारतूस हुआ बरामद। पशु काटने के औजार, 1 बछड़ा और 1 वाहन हुआ बरामद। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण किए जा रहे क्रम में आज थाना अरनिया की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मतकोला के जंगल में कुछ अपराधी मौजूद हैं जो संभवतः गोकशी का काम कर रहे हैं। जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मतकोला गांव पहुंची और वहां पर उन्होंने बदमाशों को टोका, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको ललकारने पर पुनः फायर किया गया, जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फायर किया। क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिनके पैरों में गोली लगी है। उन्हें हिरासत में लेकर इलाज हेतु CSC भेजा गया है। रायबरेली में पुलिस गश्त की खुली पोल। एक ही रात में गांव के 2 घरों में लाखों की हुई चोरी। रायबरेली में पुलिस गश्त की खुली पोल। एक ही रात में गांव के 2 घरों में हुई लाखों की चोरी। चोरी की घटना से गांव में मचा हड़कंप। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस से बदसलूकी और हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस से बदसलूकी और हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, युवतियों ने पुलिस से किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग। कोल्ड ड्रिंक के पैसों के विवाद में आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस।
युवतियों ने पुलिस से किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग। खबर अमरोहा से, जहां पर ओयो पर प्रशासन की छापेमारी। एसडीएम क्षेत्राधिकारी धनोरा ने पुलिस के साथ की छापेमारी। एसडीएम क्षेत्राधिकारी धनोरा ने पुलिस के साथ की छापेमारी। बिना सराय के लाइसेंस के चला रहे थे ओयो। आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े। आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े। ताला लगाकर फरार हुए कई संचालक। धनोरा रोड पर स्थित होटल को किया गया सीज। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने किया सीज। खबर हमीरपुर से, जहां पर फैमिली कोर्ट की जज की कार पर गिरा पेड़। पेड़ गिरने से जज की कार हुई क्षतिग्रस्त। पेड़ गिरने से जज की कार हुई क्षतिग्रस्त। फैमिली कोर्ट की जज को लेने पहुंचा था ड्राइवर। पार्किंग में कार लगाने के बाद पेड़ टूटकर गिरा। पेड़ गिरने से जज की कार हुई क्षतिग्रस्त। फैमिली कोर्ट की जज को लेने पहुंचा था ड्राइवर। खबर आगरा से, जहां पर थाना के रावली क्षेत्र आगरा जयपुर रोड की घटना। जयपुर हाईवे किनारे एक्सेल ऑटोमोबाइल्स में लगी आग। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। खबर फतेहपुर से, जहां पर वृद्ध महिला का तालाब किनारे मिला शव। रिश्तेदार में आई थी वृद्ध महिला। रिश्तेदारी में आई थी वृद्ध महिला। शव देखने के बाद ग्रामीणों के बीच मचा हड़कंप। शव मिलने के बाद ग्रामीणों के बीच मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रिश्तेदार में आई थी वृद्ध महिला। रिश्तेदारी में आई थी वृद्ध महिला, जिसका शव तालाब किनारे मिला है। खबर सोनभद्र से, जहां पर साल पैक बोरी में मिला शव। बता दें कि सील पैक बोरी में शव हुआ है बरामद। सील पैक बोरी में शव बरामद। संदिग्ध परिस्थितियों में शव हुआ बरामद। रात 11 बजे से सीमा विवाद में फंसी पुलिस। रेलवे ट्रैक के किनारे डाला क्षेत्र में मिला अज्ञात का शव। रेलवे ट्रैक के किनारे डाला क्षेत्र में मिला अज्ञात का शव। 10 घंटे बाद भी उलझी है डाला और रेलवे पुलिस। खबर गाजीपुर से, जहां पर हीटवेव से 5 से 7 मरीजों की हुई मौत। हीटवेव से 5 से 7 मरीजों की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मची अफरा तफरी। हीटवेव से 5 से 7 लोगों की हुई मौत। बड़ी संख्या में बुखार उल्टी दस्त के आ रहे हैं मरीज। बड़ी संख्या में बुखार उल्टी दस्त के आ रहे हैं अस्पताल मरीज। बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द के मरीजों की बड़ी संख्या। प्रिंसिपल के अनुसार 5 से 7 मरीजों की हो चुकी है मौत। इलाज के दौरान नहीं हुई किसी मरीज की मौत। डॉक्टर का कहना है इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश के साथ साथ हीटवेव का असर सुल्तानपुर में भी देखने को मिला, जहां स्लीपर कोच में सफर कर रही एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में भी लगातार हीटवेव के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली किशोरी देवी अपने बेटे प्रदीप महतो और बेटी सरिता के साथ छपरा से हरिहर एक्सप्रेस में बैठी और चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई, लेकिन वाराणसी पर पार करने के बाद ही किशोरी देवी और उसके बेटे प्रदीप की तबीयत बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।